नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू द गोलगप्पे शो। आज हमारा जो विषय है बड़ा इंटरेस्टिंग है। भोजपुरी सिनेमा। अब मीम का जमाना है, बहुत मीम चलते हैं आजकल। और एक मीम मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा जो कि पुराना है, जिसमें एक स्पेन स्पेनिश भाषा बोलने वाला एक व्यक्ति हमारे भारत के एक मशहूर फिल्मकार से बात कर रहा है कि भैया आप में और हमारे में बहुत समानता है, और वो समानता बा कि हम लोग दोनों पुलिस को पुलिसिया बोलते हैं। तो आपका गोत्र का बा साइड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि देखिए। और फिर हम जब दक्षिण भारत जाते हैं तो वहां भगवान श्री राम को भगवान रामा हो गए, शिव शिवा हो गए। तो भोजपुरियों में तो हम सब चीज को बाय बोलते हैं ना, काबा, खाबा, गोपलवा, मोहितवा। तो हम या तो आप सनातन में द्रविडियन कल्चर में जाएं या स्पेनिश में जाएं। भोजपुरी तो हर जगह है, लाइक सर्व हर जगह है। तो ऐसी भाषा और ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं की जाए, ये थोड़ा अन्याय होगा। तो इसी सब सिलसिले में, और भाई हम जो पगड़ी बांधे हैं, अब कोई एक्टिंग उक्टिंग के लिए नहीं कहे हैं भैया। एक्टिंग के लिए हमार मनोज भैया और रवि किशन भैया और निरहुआ भैया सब बाड़न। हम लोग तो भाई सीधे साधे आदमी हैं और हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। तो और ज़्यादा समय न लेते हुए मेरे साथ सिनेमा जगत के और रिसर्च पे जिनका बहुत अध्ययन और कमांड है, श्री यशेंद्र जी, वो मेरे साथ जुड़े हैं। और यशेंद्र जी भोजपुरी सिनेमा पे बात करेंगे। इनकी जो काम है भोजपुरी सिनेमा पे, इनकी जो थिंक है बहुत ओरिजिनल है। इन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की है, वो अभी कुछ इस पे खुलासा करेंगे इस प्रोग्राम पे। तो यशेंद्र जी, बिफोर आई गिव इट टू यू, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बात करूंगा क्योंकि वो बिहार से जुड़ा हुआ एक स्टोरी है, बिहार और पूर्वांचल से। तो एक ऐसा मानना है कि 1962 से 1967, यानी कि 1960 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से आते हैं, उन्होंने बॉलीवुड के एक एक्टर नाजीर हुसैन को बुलाया और कहा कि मुझे भोजपुरी पे सिनेमा बनाना है, आप लोग भोजपुरी सिनेमा पे काम कीजिए। ये 1963 की बात है, जब नाजीर हुसैन जी ने गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, द फर्स्ट मूवी ही मेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लोगों को नहीं पता है। और इसको प्रोड्यूस किया था विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी जी ने, और इसके पार्टनर थे जय नारायण लाल, अंडर द बैनर निर्मल पिक्चर्स, डायरेक्टेड बाय कुंदन कुमार। और वहां से आप गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ाइबो से लेकर आज जो हम अपने सिनेमा में देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, मैं उसको आप पर छोड़ता हूं, आप कैसे उसको करते हैं, और इस पे आप बात कीजिए। और अंत में मैं ये भी बात करूंगा कि जो भारत है, जो मेनलैंड है, जिसमें पूर्वांचल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और बिहार हो गया, यहाँ पे जो भोजपुरी का जो हम लोगों ने इसको अपने बच्चों को नहीं सीखने दिया हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने के कारण। लेकिन एक हमारा जो हमारे ही से टूटा हुआ एक अंग है गिरमिटिया भाई लोग, जो उसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करके रखे, चाहे वो बिरहा का गाना हो, चाहे विदेशिया में से इंस्पिरेशन हो, उन्होंने उसको मेंटेन रखा। तो हम लोग इसको टच करेंगे एंड में। तो यशवंत जी, माइक टू यू, द प्लेटफॉर्म इज टू यू। चलिए, नमस्कार, प्रणाम। पहले तो बहुत बहुत आभार हमरा के अपना प्लेटफॉर्म पे मौका देवे के। भोजपुरी सिनेमा के बात होता, शुरुआत भोजपुरी में करा तनी, फिर हिंदी में आ जाए। तो ऐसा है कि भोजपुरी सिनेमा की जो गाथा है बहुत लंबी है, बहुत दिलचस्प है। सुख भी है, दुख भी है, उसमें वेदना भी है, सब कुछ है। तो जो शुरुआत की बात आपने कही, बिल्कुल सही बात है कि राजेंद्र बाबू की मुलाकात जब हुई थी नाजिर हुसैन साहब से, तो उन्होंने बोला था कि हमनी के भाषा में फिल्म काहे नहीं के बनत। तब से उन्होंने इस पर काम शुरू किया। लेकिन ऐसा है ना, थोड़ा सा हम लोग कुछ भोजपुरी सॉरी यहाँ पर जो जो सबसे पहले आलम आरा फिल्म से शुरुआत हुई थी, लेकिन पहली जो बोलती फिल्म थी, जो डायलॉग वाली थी,
साइलेंट फिल्म एरा के बाद वो थी सत्य हरिश्चंद्र। 1931 में पिक्चर आई थी जिसमें डायलॉग्स थे पहली बार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। उसके पहले आपको बता दूं, देखिए अब भोजपुरी की जब बात आएगी तो भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी संस्कृति है, भोजपुरी कुछ आप कल ऐसे दृश्य देखेंगे तो देखते ही लगेगा कि वो भोजपुरी संस्कृति का है। तो 1930 में एक साइलेंट ये डॉक्यूमेंट्री एक बनाया था राजा जगन्नाथ प्रसाद किंकर ने, औरंगाबाद। उसका विषय था छठ। ये सत्य हरिश्चंद्र के पहले की बात है। तो उन्होंने देव जो है, देव मंदिर है, देवार जहां पर सूर्य मंदिर है औरंगाबाद में, मगध का ये क्षेत्र है। तो छठ का बहुत बड़ा वहां पर बड़े स्तर पे छठ मनाया जाता है आज भी। और जितने सूर्य मंदिर हैं उनमें से एक बहुत प्रमुख ये सूर्य मंदिर है देव का। तो उन्होंने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, छठ जिसका नाम था। तो है तो ये मगध क्षेत्र से, बट अब तो हम लोग जान रहे हैं कि छठ भोजपुरी, मगध, मिथिला, पूर्वांचल, ये सब जगहों का एक प्रमुख पर्व है। तो उसकी जब झलक देखिएगा तो छठ तो बहुत महत्वपूर्ण वो रखता है भोजपुरी संस्कृति में। तो एक कह सकते हैं कि भोजपुरियत जिसको अगर बोला जाए तो उसके कुछ विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे उस फिल्म जी। और जब हम आते हैं ये जब सत्य हरिश्चंद्र फिल्म बनती है, उसके बाद की जो कुछ फिल्में थी जिसमें 2-3 फिल्में आई थी तुरंत, जिसमें एक फिल्म का नाम मुझे याद आ रहा है, दौलत का नशा। तो उसमें अब मुजरा एक था जिसके बोल भोजपुरी में थे। इनफैक्ट 2-3 फिल्में जो उस समय तुरंत बनी थी, उस सब में ही भोजपुरी के गाने जरूर थे। अब देखिए हो क्या रहा है कि जो फिल्म उद्योग है, जो वहाँ के जो क्रिएटिव पीपल हैं, लेखक हैं, वहाँ जो गीतकार हैं, बाकी लोग जो काम कर रहे हैं, वो तो भोजपुरी बेल्ट से वहाँ उसमें मौजूद थे, चाहे वो कलकत्ता है या मुंबई है। विशेषकर कलकत्ता तो क्रिएटिविटी का सेंटर था, और बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का। तो वहां पर इन लोगों के कारण, और हम गांगेय क्षेत्र की जो संस्कृति है वो भारत की मुख्य संस्कृति को, अगर मतलब किसी को बुरा ना लगे तो ये बोलने में कोई गलती नहीं होगी, गांगेय क्षेत्र, गंगा का जो बेल्ट है, पंजाब से लेके बंगाल तक, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र है भारतीय संस्कृति जिसको हम लोग जो पहचान है। इस बनारस, काशी एक हम लोग की भारतीय संस्कृति का राजधानी एक तरह से बोल सकते हैं, वो भोजपुरी क्षेत्र है। तो ये सब गाने उसमें आए और लगातार आते रहे, लगातार ये भोजपुरी का प्रयोग होता रहा फिल्मों में। आप अगर भोजपुरी गीतों का प्रयोग देखेंगे तो तरह तरह से आता रहा। तो भोजपुरी आती रही इसमें। और इनफैक्ट आप देखिएगा कि दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में जिक्र किया है कि एक बार उन्होंने छुट्टी में नासिक गए थे। तो नासिक में उन लोगों ने कुछ लोगों को किसी भाषा में बात करते सुना। तो ही वॉज वेरी मैन ऑफ वेरी फाइन अंडरस्टैंडिंग, एंड उनकी संवेदनशीलता बड़ी जबरदस्त थी दिलीप कुमार का, तभी तो इतने महान अभिनेता बने वो। तो उन्होंने पाया कि ये जो भाषा में बात कर रहे हैं ये लोग, इसमें इमोशन को, भावनाओं को व्यक्त करने की जबरदस्त शक्ति है। उन्हें लगा कि हिंदी से भी ज्यादा है। लिखा है उन्होंने अपनी बायोग्राफी में। तो उन्होंने प्रोड्यूसर को बुला करके बोला कि एक स्क्रिप्ट बनाओ, है ना, जिसमें ये भाषा बोलने वाला किरदार होगा और वो हीरो होगा जिसका अभिनय मैं करूंगा। तो वही फिल्म थी, मेरे ख्याल से उसका नाम है गोपी, जिसमें वो गीत है ना, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। वो देखिएगा, उसमें जो किरदार है दिलीप कुमार का, वो भोजपुरी वाला किरदार है। उसके उनके डायलॉग्स सब सारे। खैर तब अभी हम लोग आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो शुरुआत ऑब्वियसली ये गंगा मैया तो है पियरी चढ़ी, वो इससे होती है। इसकी एक रोचक कहानी है। रोचक कहानी है कि जब स्क्रिप्ट इन्होंने रेडी की थी, जो ऐसा माना जाता है कि आचार्य शिवपूजन सहाय जो बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं,
उनकी एक कहानी है, इनफैक्ट जो हम लोग अपने मैट्रिक में बिहार बोर्ड में पढ़ा करते थे, और बहुत कहानी का प्लॉट। तो ऐसा माना जाता है कि उसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये स्क्रिप्ट तैयार की थी, और ये स्क्रिप्ट उन्होंने विमल मित्र को दी। अच्छा। तो विमल मित्र पढ़े, उन्होंने बड़ा जबरदस्त लगा उनको, लेकिन उन्होंने बोला कि ये इसको इसको मैं हिंदी में बनाऊंगा। इसके लिए नाजिर हुसैन तैयार नहीं हुए, और उन्होंने स्क्रिप्ट वापस ले ली, और फिर इधर उधर बहुत मेहनत मशक्कत करते रहे। इसी दौरान राजेंद्र बाबू से भी उनकी जो मुलाकात हुई, राजेंद्र बाबू ने उनको इंस्पायर किया कि हमनी के भाषा में काहे नहीं के बनत हो। तो उन्हें लगा कि एक दायित्व आ गया है भाई, राजेंद्र बाबू बोल रहे हैं। तब उन्होंने सारा अपना दौड़ भाग मेहनत मशक्कत की, और कुंदन कुमार के निर्देशन में ही फिल्म आई थी, प्रथम निर्देशक, कमाल की फिल्म थी। और गीतकार शैलेंद्र, अच्छा। जो भारतीय फिल्म उद्योग के अगर शीर्षस्थ दो चार नाम आएंगे उसमें शैलेंद्र हैं, यस। गया के रहने वाले, तो उनके गीत थे। और अच्छा, भोजपुरी फिल्म, शैलेंद्र जी गया से थे। वाह, हमको लगता है बॉबी में भी उन्होंने राज कपूर के साथ काफी काम किया था शायद। राज कपूर, शैलेंद्र और शंकर जयकिशन, इनकी जोड़ी तो मशहूर रही है। और शैलेंद्र का नाम हटा देंगे हिंदी फिल्म जगत से तो आधा पन्ना साफ हो जाएगा। वाह। एनीवे, तो शैलेंद्र, और लेकिन एक सबसे बड़ा भाग्य जो है भोजपुरी फिल्म उद्योग का, कि इन्हें मिल गए चित्रगुप्त। अच्छा। चित्रगुप्त ऐसा संगीतकार जो भोजपुरी फिल्म उद्योग को मिला, और मुझे लगता है कि एकमात्र वही संगीतकार हुए हैं जिनको भोजपुरी का प्राण जो है ना, प्राण, वो मेरे गोपालगंज जिला से थे। अच्छा। और उनके परिवार से अनेक रूप से जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं जब पटना से मुंबई जब पढ़ने गया था, मुंबई विश्वविद्यालय में, कि उसके मेरे जाने की कुछ ही दिनों बाद चित्रगुप्त जी का देहांत हुआ था। मैंने वो अटेंड किया था, उनका प्रार्थना खार में हुआ था, प्रार्थना सभा जी। तो उनकी बेटी मेरी प्रोफेसर रही हैं मुंबई विश्वविद्यालय में, तो विशेषकर रूप से जुड़ने का मिला। तो चित्रगुप्त को भोजपुरिया सांस पता थी। देखिए, भोजपुरी बात में क्या होता है ना, हर भाषा की एक सांस होती है। आज भी भोजपुरी संगीत बन रहा है, लेकिन हिंदी की सांस में बन रहा है। सांस एक अलग चीज होती है। जैसे हम लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक इंग्लिश नॉर्मली, वी इंडियंस, आई मीन हिंदी स्पीकिंग पीपल, in the breath of Hindi. Correct. Our English is spoken but the breath is Hindi. We do not speak with, American or British accent. True. Most of us. Yeah. And if I speak Bhojpuri, suppose in the breath of English, then I'll say, oh, come here, sit. Drink this. ये भोजपुरी की सांस में अंग्रेजी हो जाएगा, है ना? हाँ। सांस बदल जाती है। तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल हिंदी की सांस में भोजपुरी संगीत बन रहा है। वेरी बैड। एटलीस्ट फिल्म संगीत। बाकी जो लोक संगीत है वो तो भोजपुरी की सांस में है, लेकिन फिल्म संगीत क्योंकि इसकी पकड़ नहीं है ना। अब ये फाइन चीज है, बहुत फाइन चीज है जी। इसको पकड़ने वाले कौन है? तो चित्रगुप्त ऐसा महान संगीतकार भोजपुरी फिल्म उद्योग को मिला, ये सौभाग्य है। और सारे के सारे जो शीर्षस्थ जो गायक थे, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, अच्छा, महेंद्र कपूर, नाम लीजिए, तलत महमूद, सारे के सारे उन्होंने गवाया है। सब किसी को, किशोर कुमार हैं, सब किसी को गवाया है उन्होंने। तो ये बड़ा अच्छा रहा। और इसके बाद तो फिल्म, उसके बाद फिर आई, उसकी जो अगली फिल्म आ रही है वो है विदेशिया। फिर लाइन लग गई उसके बाद कई फिल्मों की। तो इन सब फिल्मों में अच्छा, हम लोग देखिए, उसके बाद फिल्म का दौर चला। उसके बाद फिर 80-85 के दौर के बाद फिर एक थोड़ा सा हल्का जो एक परिवर्तन देख रहे हैं हम लोग।
जिसमें बलमा नादान है, फिर धरती मैया है, पद्मा खन्ना बहुत पहले से मिल गई। एक और मैं बिल्कुल। भोजपुरी फिल्म उद्योग का भाग्य मानता हूं कि पद्मा खन्ना ऐसी अदाकारा वी और शुड पे फॉर्म ट्रिब्यूट करने टू हर। वाली जो बिल्कुल। भोजपुरी संस्कृति की नारी का चित्रण, उनका सब कुछ, शी वाज लाइक, आई मीन क्या बोलते हैं, 100% या 200% फिट इनटू द इमेज ऑफ अ वुमन, ऑफ अ हाउसवाइफ, ऑफ भाभी, ऑफ सिस्टर, ऑफ बहू, पतोह। पद्मा खन्ना ऐसी अदाकारा मिली। और उसके बाद हम जो मेन बात करना चाहे, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2000 के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। एक देयर वाज अ लल इन बिटवीन। 90s में बहुत बड़ा लल था, बहुत दिनों से भोजपुरी पिक्चर नहीं बन रही थी। तो उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन हुआ। लेकिन हम जो जो मेन बात मैं करना चाह रहा हूं कि देखिए, भोजपुरी फिल्म जो शुरुआत की दौर की बनी है, जो बनाने वाले थे, जो उसके निर्माता थे, जो उसके निर्देशक थे, जो उसके स्क्रिप्ट राइटर थे, इनकी सोच हमारे, देखिए, समाज को भी तो रिफ्लेक्ट करती है ना। भारत अभी आजाद हुआ था 1947 में, 15-20 साल हुए थे, तो हम लोग शैशव अवस्था में थे। तो वो जो इनोसेंस है भारत का, शिशु सुलभ, बाल सुलभ जो मानसिकता है, सब कुछ अच्छा, परफेक्शन है, ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की प्रवृत्ति है, जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है, ग्रे एरियाज बहुत कम थे। बड़ा स्पष्ट चिंतन था हमारे समाज में, जो गलत है सो गलत है। आजकल वो आपको देखिएगा ब्लर हो गया है, हीरो कौन है और विलेन कौन है, इसके ये सब आजकल ब्लर हो गया, क्योंकि समाज में वैसा चिंतन आ गया है। आज हमारे, देखिएगा, हमारे हर समाज के हर अंग में, पॉलिटिक्स में भी देखिएगा, डॉन को हीरो मानते हैं, बाहुबली को, जिसके पास बहुत पैसा है, बाहुबल है, वो हमारा हीरो है। हमारी मीडिया उसी के पीछे भागती है। ये उस समय नहीं था। उस समय त्याग की सराहना हो रही थी, जिसने परिवार की, जो हमारे जो जो चित्रण है, किरदार है इन सारी फिल्मों में, देखिएगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, परिवार के लिए समर्पण है, रिलेशनशिप के लिए समर्पण है, इनोसेंस है, भोला, जो भीतर की संवेदना है, वो हमारे गीतों में आ रही है, वो हमारे किरदारों में आ रही है, फिल्मांकन में आ रही है। मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि देखिए, भोजपुरी फिल्मों के इतिहास पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम हुआ है। जी। एक अंग्रेजी की किताब आई थी, आई थिंक रूपा से, या रूपा से ही आई थी, इंग्लिश में आई थी, बंगाली है, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूं। लेकिन पहली बार भोजपुरी फिल्म के की पूरी गाथा पर डॉक्यूमेंटेशन, भोजपुरी एक साहित्यकार हैं मनोज भावुक जी, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा कि इसी वर्ष, या समझिए कि दिसंबर वगैरह में, उनकी पहली उनकी किताब रिलीज हुई है, जिसको मैं यहाँ बताना चाहूंगा सब लोगों को। इस पर मैंने एक इसका वो भी प्रीव्यू भी मैंने पब्लिश किया था, भोजपुरी सिनेमा के संसार। ये मनोज भावुक का, इन्होंने बहुत सुंदर इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया है। उसका लिंक आप शेयर कर दीजिए, हम लोग डाल देंगे अगर लोग ऑनलाइन। बिल्कुल, मैं उसका लिंक में शेयर देखता हूँ, खोज के निकाल के कर दूंगा। जो भी रिसर्च कर रहा है, तो उसको, अगर एकमात्र ये पुस्तक है जो बहुत डिटेल में, और इन्होंने सबका इंटरव्यू लिया है, इन्होंने वो लेते रहे हैं, भोजपुरी साहित्य के अमूल, माने एक सितारे हैं मनोज भावुक जी, और कवि हैं, लेखक हैं, टीवी इंडस्ट्री से भी जुड़े रहे हैं, और सबसे इनका संपर्क रहा है अभिनेता अभिनेत्री बनाने से। तो बहुत सुंदर डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने किया है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, वो तो डेटा तो है ही, आपको कौन फिल्म आई, कब आई, ये सारा मिल जाएगा। लेकिन कैसे समाज का, हमारी जो बदलती हुई मानसिकता है, इसका प्रतिबिंब किया भोजपुरी सिनेमा ने, बिल्कुल। और उसमें सामाजिक सरोकार के, विधवा का विवाह हो गया, जातिगत कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो शोषित है उसके प्रति सहानुभूति है, जो मजदूर वर्ग है, जो कृषक वर्ग है, उसके साथ सहानुभूति है, उसकी पॉवर्टी के प्रति, गरीबी के प्रति, ये सब बड़ी बहुत सुंदरता से आई है। और प्रेम का चित्रण जो किया गया है, प्रेम मतलब अनकंडीशनल लव,
यहाँ पर ये बोलना नहीं पड़ता है कि आई लव यू। मैं अपने एक मित्र के साथ मुंबई में आनंद बख्शी साहब के साथ बैठा हुआ था एक बार बांद्रा में उनके निवास पर, काफी पहले की बात है। तो उन्होंने बोला कि देखो विमल मित्र की फिल्में देखो, आई लव यू कभी नायक नहीं कहता है, नायक नायिका को बोलना नहीं पड़ता था कि मैं तुमको प्रेम करता हूं। वाह। मैंने अभी अपनी पत्नी को, उन्होंने बोला कि मैंने अपनी पत्नी को आई लव यू क्यों नहीं कहा है। उन्होंने जो बात बताई ये हर एस्पेक्ट में लाइफ है, और जो हम लोग भोजपुरी सिनेमा से भी बहुत जोरदार ढंग से इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं कि देखिए हम लोग ही बचपन में थे और तो हम लोगों ने कभी अपने माता पिता को आई लव यू नहीं कहा। बाबूजी ने भी, हमारे पापा ने कभी, मेरी माँ ने कभी, मम्मी ने आई लव यू नहीं कहा। बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा नाना नानी ग्रैंडफादर कभी ने नहीं कहा। लेकिन आज का बच्चा है, आनंद बख्शी साहब ने एग्जाम्पल दिया कि देखो आज का बच्चा है जो शाम को पार्क में खेलने जाता है तो पहले बोल के जाता है आई लव यू मामा, और लौट के आकर के फिर बोलता है तुरंत कि आई लव यू मम्मी। तो क्यों आके दोबारा बोलता है वो? कि जाने के पहले वो कंफर्म करना चाह रहा है कि मम्मी प्यार करती है कि नहीं मुझे, और आके फिर ही रिकन्फर्म्स इतने दिनों में टिका हुआ है कि नहीं प्रेम। आजकल कोई ठिकाना नहीं है। तो जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं आजकल के, वो दाम्पत्य जीवन की हैं, वो प्रेम तो गया तेल लेने। प्रेम की जो परिभाषा है, जो प्रत्याशा रहित प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, त्याग और समर्पण नहीं, यहाँ तो हिसाब किताब है। तो ये प्रेम का चित्रण जो मिला है, मैं आज तक, देखिए मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि भाई सर्वश्रेष्ठ गाना कौन है फिल्म उद्योग का। तो मैं भोजपुरी फिल्म में जो गीत है कि लाली लाली होठवा से बरसे ले लैया हो कि रस चुएला, जो लता मंगेशकर और तलत महमूद जी की आवाज में है, इसमें जो संवेदना है, जो प्रेम है, जो भाव है, जो शब्दों का प्रयोग है, ये अभिव्यक्तियां हैं जो प्रेम की, वो क्या आज की भोजपुरी फिल्म संगीत में है? नहीं है। तो ये हमारा चित्रण है। उसके बाद देखिए धरती मैया तक आई है, आप बलमा नादान पिक्चर बनी, किशोर कुणाल हमारे हीरो थे, श्रीपाल थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे सब अदाकार हुए हैं। बलम परदेसिया का नाम हम लोग लिए बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि पटना के एल्फिंस्टर हॉल में बरसों तक हमको लगता है कि जब जाओ तो बलम परदेसिया का ही पोस्टर लगा था, चौड़ी पतर की रे, मारे और ये सब जो गीत था मारे गुलेलवा, धरती मैया का जो गीत है मोहम्मद रफी का, आप देखिए अब धरती में समाज का प्रतिबिंब कैसे है। धरती मैया का एक गीत है, जब डोली में ये दुल्हन विदा हो रही है, तो उसके मैं गोपालगंज के जनता सिनेमा हॉल में बैठकर अपने मित्र के साथ देख रहा था पिक्चर, और भोजपुरी के पहली फिल्म थी जो मैंने 2 बार देखी है हॉल में। अच्छा। उसमें एक लाइन है जो मेरे दिमाग में बैठ गया था, दुल्हन जब जा रही है तो रोना शुरू करती है, और तो उसमें ऐसे दुल्हनिया के लल के परनवा उड़ी के पहुंच जाई पिया के आंगनवा। अब देखिए उसको दुख है कि माँ बाप का घर छूट रहा है, लेकिन डोली चलते चलते डोलते डोलते पिया के घर पहुंचते पहुंचते वो जो उसकी वेदना है घर को छोड़ने की, वो बदल के ललक में बदल गई है कि उत्साह से, और वो उसका करेजा धक धक कर रहा है प्रेम से कि पिया के जो घर जा रही हूं, उसका जो उत्साह उछाह है। वाह। आजकल जब प्री वेडिंग शूट हो जा रहा है और सारे रिश्ते विवाह के पहले बन जाते हैं, उसमें ये भावना आपको नहीं मिलेगी, उसमें कुछ भी आ जाना ही नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो ये जो समाज में जो दाम्पत्य जीवन था, और एक और बात गौर कीजिएगा, पहले की फिल्मों में प्रेम हमेशा दाम्पत्य के बाद ही की कहानियां आती थी भोजपुरी। पहले, बहुत पहले शुरुआती दौर में देखिएगा तो जो भी प्रेम है, बिछो है, बिरो है, वो शादी के बाद है, पति पत्नी के बाद है। गौर कीजिएगा इस पर। धीरे धीरे उसमें आ रहा है, क्योंकि अब पहले की हिंदी फिल्मों में देखिए टीनेजर्स का रोमांस नहीं होता था। तो सिनेमा तो सर समाज का भी प्रतिबिंब है, समाज जैसे तो कैसे है
बिल्कुल, तो वो होता है। तो लेकिन देखिए उसके साथ जो हमारी बात क्या है कि हम लोग का जब अवमूल्यन होने लगता है ना, वैल्यू का डाउनग्रेडेशन हो जाता है, तब दुख होता है। ट्रू। हिंदी सिनेमा में अभी वो अवमूल्यन हुआ है, डिवोल्यूशन हुआ है, पतन हुआ है। बट क्या होता है ना, हिंदी फिल्म उद्योग में कुछ ऐसी फिल्में आ जाती हैं जो हटके होती हैं, जो अभी भी एक एक नए क्या बोलूं, एक नए टाइप की फिल्मों का नई सोच को पुनर्जीवित करती हैं। समाज से सरोकार रहने वाले विषय या भावनाओं की, देखिए क्या होता है ना, जो हम लोग की मनुष्य की भावनाएं होती हैं, सोच होती हैं, वो एक होती है उच्च उच्च, एक बेसिक इंस्टिंक्ट बोलते हैं, जो फिल्म आई थी ना, बेसिक इंस्टिंक्ट्स, खाओ ईट ड्रिंक एंड मेरी, आहार निद्रा मैथुन शौच, इसी से रिलेटेड, इसी बेसिक इंस्टिंक्ट एक हायर इंस्टिंक्ट है, उच्चतर भावनाओं। जो हॉलीवुड में दोनों तरह की फिल्में बनती हैं, एक से एक ऐसी फिल्में बनती हैं जो बड़े बड़े थॉट्स को आपको इंस्पायर करती हैं, आगे की सोच पर। हिंदी में भी वो फिल्में बनती हैं, बट भोजपुरी में क्या हो गया गड़बड़ 2000 के बाद से, ये क्यों हुआ? एक ऐसा सीधा डायरेक्ट उसमें अवमूल्यन, पतन आया, जिसमें तो सर जी 2000 पे जाने के पहले मैं थोड़ा दर्शकों के लिए कुछ मुझे एक दो चीज बोलना है, फिर हम लोग आते हैं 2000 पे। तो 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर 1 सेकेंड। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे यशेंद्र जी समझा रहे हैं, नॉर्मली अगर आप भोजपुरी सिनेमा को देखेंगे, मान लेते हैं कि चलिए 1960 से हमारा ओरिजिन शुरू हुआ, तो 1960 से लेकर 70 तक, राइट, हम लोग मोस्टली फोकस थे फोक टेल्स, लोकल लेजेंड, सोशल इश्यूज, जो जो यशेंद्र जी ने अच्छे से बताया कि शादी के, दाम्पत्य जीवन के बाद से कहानी शुरू होती थी, और सिर्फ ये कहानी हीरो हीरोइन की नहीं होती थी, उसकी चाची, फुआ, दादी, माँ, सास, चचेरा, सारे लोग, द होल एंचिलाडा, गांव का मुखिया, गांव के कोई बुजुर्ग, राइट, इवन मवेशी, पशुधन, सभी लोग उस पूरे लार्जर फैमिली के पार्ट थे। ये हमारा 60s एंड 70s का भारत काइंड ऑफ था। 70 में जैसे बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन का एंटर हुआ, भोजपुरी सिनेमा उस समय 70 से लेके 90, 1970 से 1990 तक काफी वो अपने टफेस्ट फॉर्म में था। उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ एंड चैलेंजेस। अगर 60 टू 70 वाज ओरिजिन स्टार्ट, तो 70 से 90 हम लोग उसको ग्रोथ एंड चैलेंजेस बोलते हैं, जबकि सिनेमा बहुत कम बन रही थी। लोग एंग्री यंग मैन, वन मैन इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन जी जो कि भोजपुर क्षेत्र से ही आते हैं, प्रयागराज से, जब वहाँ पे लोग बोलते हैं, तो 80s तक यही हाल रहा। उसके बाद 80s में तो बहुत बुरा हाल रहा, और उसमें जो भी कहानियां बनी वो ज्यादा हो गई माइग्रेशन, फैमिली इश्यूज, रूरल लाइफ, मोरल एंड सोशल चीज जो है वो नीचे थोड़ा चली गई समाज में। फिर आया आपका जो अभी यशवंत जी बोलने जा रहे हैं, जो मैं उनको अभी माइक दूंगा, विच इज की मॉडर्न एरा 2000 ऑनवर्ड, जहां पे कमर्शियलाइजेशन एंटर करता है। नाउ इंडस्ट्री अब थोड़ा परिपक्व होता है फ्रॉम लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट ऑफ सिनेमा मेकिंग, जहाँ पे रवि किशन जी का एंट्री होता है, मनोज तिवारी जी का एंट्री होता है। इन लोग नेशनल फेम पे लेके जाते हैं भोजपुरी सिनेमा। इनफैक्ट मेरे पास जो रिसर्च है यशेंद्र जी, महाराष्ट्र में जो बिग बिजनेस हाउसेस और जो पॉलिटिशियंस है, दे वर द बिग इन्वेस्टर इन द भोजपुरी सिनेमा। कोई कोई बिहार और यूपी के बिजनेसमैन लोग इसमें नहीं आ रहे थे। ये तो यहाँ से शुरू होता है उसको कमर्शलाइजेशन करना, रिलेशनशिप को, जो एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप जो यशवंत जी ने बोला कि लव, आई लव यू नहीं बोलते थे, अब आ गया कि देवर भाभी का रिश्ते को, एक सुंदर सा रिश्ता जो कि इस क्षेत्र में सीता और लक्ष्मण का क्षेत्र रहा है, यहाँ पे उसको बहुत दूसरी तरह से देखना, राइट, फूहड़ता अश्लीलता जिसको बोलते हैं, फूहड़ता घुसी गानों में। ऑल दोस थिंग्स हैपेंड, सो वी विल डिस्कस मोर अबाउट दैट। बिरहा, विदेसिया, कजरी, सोहार सब बैकग्राउंड में चला गया,
और अब देवर भाभी, जीजा साली, अश्लीलता, गांव का दबंग, स्टोरी बहुत स्टेल रहा, लेकिन उसको चमकाया दमकाया गया। तो इस पे अब यशवंत जी आप अपना पक्ष रखिए इस विषय पे। देखिए, सबसे पहले तो बोलूंगा मैं फिल्म क्राफ्ट पर, फिल्म को बनाने का जो कला होता है, तो वो भोजपुरी फिल्में जब शुरू हुई 2000 में, तो हिंदी फिल्में तो बहुत आगे चली गई थी। और 90s में तो देखिए पूरी जब जब से वीसीआर जब आया था ना, तो बहुत बड़ा धक्का लगा था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हिंदी फिल्म उद्योग को बहुत बड़ा, लोग हॉल में जाना बंद कर दिए थे। पायरेसी, करेक्ट। वो एक जमाना था। तो भोजपुरी फिल्मों का तो बिल्कुल अब उस समय शांति हो गया था जी। हिंदी फिल्म का कमर्शियल लॉसेज होने लगे, पायरेसी, वीडियो कैसेट, ये सारी आने लगी। तो पहली फिल्म जो थी, जो हिंदी फिल्म उद्योग को वापस सिनेमा हॉल, थिएटर में लेकर के आई और ऐतिहासिक मोड़ लिया, वो थी हम आपके हैं कौन। राष्ट्रीय ने जो फिल्म बनाई हम आपके हैं कौन, और सौभाग्य से फिल्म उद्योग से मेरा संबंध उसी फिल्म से शुरू होता है। नाइस, बताइए बताइए कुछ इसके बारे में। उस फिल्म से मैं जुड़ा हुआ था, शुरुआती दौर थी। तो उसमें मैं हम लोग काफी काम किए थे, और राजकुमार जो बड़जात्या थे जी, ताराचंद जी तो गुजर चुके थे, राष्ट्रीय के जो संस्थापक थे। तो एक बड़ा रोचक, लोगों को याद होगा, हमारे जनरेशन को तो याद होना चाहिए कि उन्होंने फिल्म रिलीज करने के पहले थिएटर मालिकों से शर्त रखी कि अपने टॉयलेट्स, बाथरूम का सफाई करें। अच्छा, पूरा चूना पुतवाएं, साफ सफाई करें, लेडीज टॉयलेट का निर्माण करें, एक्सक्लूसिव लेडीज टॉयलेट का, तभी प्रिंट उनको दी जाएगी। वेरी गुड। और हम लोग की उसमें विभिन्न टीम जाती थी, हॉल को चेक करती थी पहले, तब उसको प्रिंट दी जाती थी। क्यों? क्योंकि फिल्में सक्सीड करती हैं औरतों के द्वारा। फैमिली ऑडियंस लाना है, लेडीज लाना, लेडीज को लेकर के आना है। जो फिल्में देखने की परंपरा भारत में उस समय थी कि पूरा 2 दिन से तैयारी हो रहा है, कपड़े में आयरन हो रहा है, और मान लीजिए मैटिनी शो है 3 बजे शाम का, तो 11 बजे बैलगाड़ी से पूरा गांव का ट्रैक्टर से लद के लोग पहुंच गए हैं, तो हॉल वाले आगे शमियाना लगवाते थे। गर्मी का दिन है तो बर्फ का पानी का इंतजाम होता था, ताकि जो आए हैं लोग देखने, वो उनको सारी, तो उस समय फिल्म देखने जाना है बहुत बड़ी बात थी भाई। परमिशन लेना, घर से सारे लोग जा रहे हैं, घर की औरतें जा रही हैं, तो वो सारे लोग तो चले गए क्योंकि वीसीआर आ गया था, वीसीपी आ गया था जी। हम लोग स्टूडेंट्स तक लोग, हम लोग भाड़ा पर लेके आके जितने कैसेट है, जो चाहिए फिल्म आपको पायरेटेड मिल ही जाती थी। नेशनल इंटर ये एक्सपोजर शुरू हो गया था। तो उनको वापस लाना था सिनेमा का, अगर वो करवाना था। तो लेडीज अगर आती हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बाथरूम जाने का, हाइजीनिक एनवायरनमेंट चाहिए। तो राष्ट्रीय ने ये डिसाइड किया कि पहले बाथरूम टॉयलेट साफ करवाइए आप, बहुत बेल्ट बढ़िया। साफ सुथरा, ये कोने में पान का पीत नहीं थूका हुआ होना चाहिए। वाह। तब प्रिंट दी जाती थी, ये मुझे याद है। और हर हॉल में न्यूज़पेपर कटिंग्स लगाए गए थे। ये सब करने में, चूंकि मैं खुद भी शामिल था, तो मुझे याद है ये सब कर करके, ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स का क्या महत्व था, ये राष्ट्रीय की यूनिक सोच थी। तो ये सब एनीवे, तो हम आपके हैं कौन जो फिल्म थी, वो नदिया के पार, जो राष्ट्रीय की पहले वाली फिल्म थी, इसको भोजपुरी फिल्म ही माना जाता है। काइंड ऑफ, यस। किसी से भी पूछिएगा कि नदिया के पार तो भोजपुरी फिल्म है, जबकि वो हिंदी फिल्म थी। हाँ, क्योंकि वो हिंदी फिल्म तो थी, लेकिन भोजपुरी की सांस में थी। जी। जो सांस की बात मैंने बोली, जो उसमें सारी कहानी उसकी जो है, नदिया के पार को ही उठाया है इन्होंने मॉडर्न परिवेश में, सूरज बड़जात्या ने बनाया कहानी इसमें। आप एकदम सही बोल रहे हैं। इनफैक्ट मैंने, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था यशवंत जी, मैंने अभी चैट जीपीटी से यही प्रश्न पूछा, आप जो अभी बोले। इसमें लिखता है कि नदिया के पार के जो सबसे हिट भोजपुरी सिनेमा थी, उसका 1982 में नदिया के पार का जो बहुत सा चीज जो पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्य को
सूरज बड़जात्या जी ने 1994 में हम आपके हैं कौन के रूप में रीमेक किया। ये चैट जीपीटी बोल रहा है। वाह, एग्जैक्टली तो आप वो वही है बोल। तो हुआ, लेकिन नदिया के पार को भोजपुरी फिल्म तो है नहीं, वो हिंदी फिल्म है, जी, लेकिन भोजपुरी की सांस में है। क्या बात है। तो हम लोग सांस जब भोजपुरी की हो जा रही है ना, टोन भोजपुरी की हो जा रही है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि बिहार के लोग, भोजपुरी क्षेत्र के लोग जब बाहर जाते हैं और हिंदी भोजपुरी की हम बोल रहे थे कि ऐसे चले जाएंगे वहां करेंगे, जो टोन है ये भोजपुरी का टोन है, भोजपुरी हम्म की सांस है। हम्म तो सांस बदल जाती है। सांस देखिए सब चीज का होता है, विजुअल्स का भी सांस होता है, स्क्रिप्ट का, डायलॉग्स की सांस होती है। तो नदिया के पार पूरी की पूरी भोजपुरी संस्कृति की फिल्म है। ट्रू। कोहबर की शर्त, कोहबर की शर्त जो कहानी थी उसी पे नदिया के पार है। वही हम उस तरह से नहीं है, घुमा के थोड़ा सा प्लॉट वही है जो हम आपके हैं कौन है। तो हम आपके हैं कौन फिल्म ऐसी हो गई थी कि हाउसवाइफ्स की, औरतों की, गृहिणियों की पहली पसंद बन गई। हम्म तो उस समय ऐसा होता था, मैं बाकायदा मैं एग्जाम्पल्स जानता हूं हम्म कि चलो शॉपिंग करने चलेंगे, हम्म 5 बार देख लिया है हम आपके हैं कौन फिल्म, लेकिन चलो शॉपिंग करने चलेंगे, लेडीज ने ग्रुप बनाया सहेलियों ने, हम्म और शॉपिंग करेंगे और नदिया जो हम आपके हैं कौन देख करके आएंगे। बिल्कुल। मेरे ही ग्रेटर फैमिली की मेरी मौसी थी जो 16 बार फिल्म देखी, घूमने गई, चलो हम आपके हैं कौन, क्योंकि दैट वाज अ सेलिब्रेशन। शादी भोजपुरी भोजपुरी संस्कृति में शादी से बड़ा इवेंट क्या है, लगन का सीजन से बड़ा इवेंट और क्या हो सकता है। यहाँ पर लगन जब चलता है भोजपुरी क्षेत्र में तो पूरी दुनिया ठहर जाती है। हम्म आज से 8-10 साल पहले आपको टैक्सी बस नहीं मिलता था बिहार में लगन के सीजन में। किसी ऑफिस में जाइए, कहीं जाइए, बोलेगा लगन के बाद आई तब न हुई, अभी तो लगन बा। तो ये मैरिज का सेलिब्रेशन था हम आपके हैं कौन। तो व्हाट ही डिड कि उन्होंने भोजपुरी ही कहानी को उठा करके हिंदी की सांस में बना दिया, जो हम आपके हैं कौन। ठीक है, तो हाँ। इसने ऐतिहासिक परिवर्तन किया हिंदी फिल्म जगत में। हिंदी फिल्म जगत में ऐतिहासिक परिवर्तन किया कि लोगों को लेकर के आए। लेकिन भोजपुरी फिल्म उद्योग अभी शुरू नहीं हुआ था, वापस अभी जीवंत नहीं हुआ था, जो 2000 के बाद हुआ। लेकिन जो 2000 के बाद जो शुरू होता है भोजपुरी फिल्म उद्योग, उसमें अगर आप सिनेमा में जाइए, मैंने कोशिश की कुछ फिल्मों को जाके देखने की हॉल में, जो मैं सस्टेन नहीं कर पा, उठ के चला आता था, क्योंकि फिल्म क्राफ्ट था ही नहीं। कैमरा किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, पब्लिक खाली वेट कर रही है कि वो जो आइटम सॉन्ग टाइप का एक गंदा गाना कब आएगा, ढिशू ढिशू फाइट कब होगा। उसको कोई कैमरा वर्क, सिनेमाटोग्राफी नाम जो हम बोल रहे हैं, जो हिंदी फिल्मों में आ चुका था, वो इसमें नहीं आया था, क्योंकि इन लोगों को बहुत कम पैसे में फिल्म बनाई जाती थी, बजट बहुत कम था। तो सर इसको फिर आप इसको कैसे समझाएंगे कि जब सिनेमा में जब रवि किशन जैसे बड़े सुपरस्टार का एंट्री अब होता रुकिए, है। मैं आ रहा हूं उस पर, मुझे आने दीजिए। जी, ठीक है। रवि किशन तो ये मनोज बाजपेयी की ससुरा बड़ा पैसा वाला से सबसे पहले जो ससुरा बड़ा पैसा वाला, दर्द, पहला सत्यमेव पहला जयते, पहला वन था। निरहुआ, निरहुआ हिंदुस्तानी, सब बड़े नेम। निरहुआ बाद में आए हैं, जी निरहुआ रिक्शा वाला बाद में आई है। तो जी। इसमें क्या हुआ देखिए ना, मैं बताऊं, मेकर्स में वैसे वैसे लोग आ गए जिनको देखिए, मेकर फिल्म मेकिंग क्या है, फिल्म तो पैसा लगाते हैं ना, सब बिजनेस। जी, तो जब तक आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, कोई पैसा क्यों लगाए। ट्रू। हम्म और सिर्फ पैसे लगाने वाली फिल्म, इसमें लोग घुस गए। क्या करते हो, तो सीमेंट का दुकान है, सीमेंट का बिजनेस है, पैसा लेके बैठे हुए हैं, दो हायर कर लिया, 10-15 लाख 20 लाख में फिल्म बना दो। तो 15 लाख 20 लाख की बजट होती थी उस समय शुरुआती दौर में। तो कहां से फिल्म बनेगी, क्वालिटी कहां से आएगा। और देखिए सबसे ज्यादा हिट क्या करता है, किसी भी, देखिए बेसिक इंस्टिंक्ट पर जब फिल्म बनेगी ना, तो तुरंत का तुरंत पैसा आपको देगी। सी ग्रेड की फिल्में, अश्लील फिल्मों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है क्वालिटी फिल्म से। तो सबसे जो लोग इसमें घुसे बनाने वालों में से, उसमें वो लोग थे जो, अब देखिए बोलने के पहले ना बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है कि किसी का अपमान मत हो जाए।
अब हम लोग देखिए चक्कर क्या है कि हम लोग जो बौद्धिक लोग इस पर बात कर रहे हैं, हम लोग इन फिल्मों को नहीं देखते हैं। ठीक है, नाम मत लीजिए। ठीक है। नहीं, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन चक्कर क्या देखिए, ये फिल्में बनी किन के लिए? लेबर क्लास के लिए, वर्किंग जो क्लास। दिन भर मेहनत मजदूरी कर रहा है और शाम को रिलैक्स करना चाहता है। जी। तो धर्म चलता है, जादू टोना झाड़ फूंक चमत्कार दिखाइए उसको भगवान का, देवी देवता की कहानियां सुनाइए, या फिर सेक्स रिलेटेड उसको बेसिक इंस्टिंक्ट को वो सारी फिल्में दिखाएंगे जिसमें उसको आपको क्या बोलेंगे, आप टिटिलेट कीजिएगा उसको, ऑडियंस को टिटिलेट करने से क्या होता है, वो रिलैक्स करता है, उसके हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो अब टिटिलेशन का काम शुरू हुआ। हम लोग तो ऐसा हो गया था, मतलब इसको क्या बोला जाए, अगर हम लोग इस शब्द को नाम देंगे तो बोलेंगे लोग कि ये लोग बौद्धिक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ बोल देते हैं, बट छिछोरपंथी की हद हो गई। बंबई में एक इलाका है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो इलाका फेमस हो गया था भोजपुरी ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और मैं भोजपुरी क्षेत्र वेस्टर्न लाइन में पड़ता है कि सेंट्रल लाइन में, इतना बता दीजिए। नहीं, सेंट्रल में नहीं, वेस्टर्न में ही है, सब अंधेरी में ही है। लेकिन गया। अब हो क्या गया था कि हमारे ऐसे सो कॉल्ड अगर बौद्धिक बुद्धिजीवी बोलिएगा तो उस एरिया में जाने से डर लगता था कि भोजपुरी का ठप्पा लग जाएगा। भोजपुरी ऐसा नहीं कि भोजपुरी भाषा से हमें परहेज है सर, संस्कृति से, उस टाइप की फिल्मों का ठप्पा लग जाएगा अगर उसमें वो करेंगे तो। और हुआ क्या, सबसे बड़ा समस्या क्या हुआ कि जो लेबर क्लास है वो तो आने लगा इस पर, लेकिन परिवार दूर हो गया। भोजपुरी फिल्म के दर्शकों का जो मुख्य वर्ग था, जो परिवार था, वो इससे कट हो गया। किसी भी वर्ग की स्त्रियां जाने से परहेज करने लगी, किसी भी वर्ग की, लेबर क्लास की भी स्त्रियां भोजपुरी फिल्म देखना बंद कर दिया। और इसका रिटर्न बड़ा झकास आने लगा, मॉनेटरी रिटर्न। तो जहां पर हम 15 लगाएंगे और हमको फिल्म बना 6 महीने में, 3 महीने में फिल्म बन जाएगी बिना कुछ सोचे समझे, है ना। एक बार हम लोग तो बिना कुछ सोचे समझे प्लानिंग किए हुए, मैं एक छोटी घटना बता रहा हूं। अब जैसे देखिए हम लोग जो है फिल्म का ग्रामर है, फिल्म की स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करते हैं, उसका सब प्लान करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार बैठे थे हम, तो बोला कि चलो शूटिंग स्टार्ट करे के बाद, तो हम बोले कि भैया स्क्रिप्ट हुआ तो तैयार बा, बाकी स्क्रीन प्ले तैयार नहीं थे, कैसे शूटिंग शुरू कर लिया। तारा दम नहीं, छाती में दम नहीं खे, स्क्रिप्ट चाहिए शूटिंग करे खातिर। बाप रे। तो ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का भी रहा है, बिना स्क्रिप्ट के शूटिंग चल रही है। बिल्कुल। हमारे जो मित्र, जो लोग जो काम करते थे, बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए हम रह रहे हैं अगर जुहू में, तो मेरा ही दोस्त है स्क्रिप्ट राइटर है, दौड़ते दौड़ते आ गया कि जयेंद्र जरा बैठते हैं 1 घंटा, शॉर्ट रेडी हो गया है, डायलॉग रेडी नहीं है अभी, जरा आधा घंटा हमको बैठने दो, डायलॉग लिख ले। हीरो हीरोइन सब रेडी हैं, शॉर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, डायलॉगवा रेडी है नहीं है। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात बोल रहा हूँ। तो ये हमारा ये आ गया भोजपुरी में और सत्यानाश। तो कैसे कैसे करके बस वो ये हो गया कि बन गया, इसने कुछ शूट कर लिया, कैमरा हिल गया, इधर रिकॉर्ड हो गया। तो क्राफ्ट का तो कोई रोल भूमिका नहीं थी इसमें, सिर्फ ये था कि 15-20 लाख अगर 25 लाख कोई खर्चा कर रहा था उस समय, तो रिटर्न बड़ा जबरदस्त आने लगा। क्योंकि इस समय तक शहरों में, मेट्रोज में, पहले तो माइग्रेशन सिर्फ कलकत्ता पूरब भोजपुरी क्षेत्र से पूरब की ओर माइग्रेशन होता था, लोग बर्मा जाते थे और कलकत्ता बंगाल जाते थे, बट अब तो दिल्ली जाने लगे थे लोग, अब तो मुंबई में भोजपुरी लोगों का जमावड़ा हो गया था। पहले सिर्फ पूर्वांचल से ही लोग आते थे, उत्तर प्रदेश के मतलब पूर्वी क्षेत्र से, पूर्वांचल से, बिहार के क्षेत्र से भोजपुरी क्षेत्र 90s में जो पलायन हुआ है 85 के बाद, इकोनॉमी के खुलने के बाद, मनमोहन सिंह ने जो ओपननेस लाया था इकोनॉमी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, ट्रेन चलने लगी। अरे 1992 में तो पटना से डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी महाराज,
पटना से बॉम्बे जब हम लोग जाते थे 1991 में, तो एक डब्बा रहता था जो मुगल सराय से कलकत्ता जाने वाले किसी ट्रेन में जुड़ के बॉम्बे जाता था। तो उसके बाद जो पलायन हुआ है, घर घर से लोग उधर जाने लगे, माइग्रेट करने लगे, तो वहां भोजपुरी का बहुत बड़ा ऑडियंस आ गया, बहुत बड़ा मार्केट मुंबई में। और जो मुंबई में काम करने जाता है उसके पास डिस्पोजेबल इनकम भी ज्यादा होता है, तो फिल्म फिल्म देखता है, परिवार को छोड़ कर गया है, इमोशनल कनेक्ट है उसको, तो सर रिटर्न वैसे बहुत ज्यादा। वैसे उत्तर प्रदेश के लोग 70s में ही थे वहां हाँ, पे। मैं वही बोल रहा हूँ ना, पूर्वांचल की बात लेकिन नहीं कर रहा हूँ मैं। बिहार के लोग, आप सही बोल रहे हैं, मनमोहन सिंह ने बाद जब में हाँ, इकोनॉमी खोला तो बिहार के लोग पंजाब के फार्म को छोड़कर अब वो बंबई और दक्षिण की ओर माइग्रेट करने लगे। यू आर राइट, एंड बंबई पूरब से पश्चिम की ओर जाने लगे, ट्रू। क्योंकि वह उधर जाने लगे। बाद में ये माइग्रेशन शुरू हुआ, तो बिहार के लोगों के जाने से भोजपुरी क्षेत्र हो गया, मिथिला हो गया, झारखंड हो गया, लोग भरने लगे वहां पर। तो जाहिर सा है कि मार्केट भोजपुरी का बहुत बन गया वहां पर। जी। आगे चल के जब महुआ टीवी चैनल आया है, तो उसके 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 ऑडियंस दिल्ली में, पंजाब में, बॉम्बे में तो बहुत बड़ा मार्केट था उस टीवी चैनल का। हमारा दोस्त बड़ा ना लेकिन महुआ चैनल। लेकिन अब देखिए हुआ क्या कि अब जो लोग गीत संगीत में आ रहे हैं, जो स्क्रिप्ट राइटिंग में उस समय आए हैं, अच्छी फिल्में भी बनी होंगी, मैं पूरे सम्मान, किसी का मैं सम्मान नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इनको वो संवेदनशीलता, वो समझ नहीं थी, उन्होंने उठा लिया क्या हिट कर रहा है। तो हिट क्या करेगा आप देखिए, अश्लीलता कहां से आ रही है आप देखिएगा। भोजपुरी जो भाषा है, संस्कृति है ना, ये थोड़ी सी क्या बोलूंगा, उत्तप्त है। उत्तप्त मत तो बोलूंगा, इसमें वीरता, इसमें थोड़ा सा वीर देखिए रस हर बहुत चीज है। में, नहीं हर, देखिए क्या होता है ना, हर चीज में लव। आग है। यहाँ की वीरता में आग है, यहाँ श्रृंगार भी झकास है, यहाँ सब कुछ चटकार है, यहाँ के रंग चटकार है। यहाँ जो पेस्टल कलर्स बोलते हैं वो संस्कृति नहीं है हमारी। हमारी जो है लाल रंग है तो चटकार है। हमारा माइक यहाँ होठ लाली जो है, वो सब होठ लाली जो लिपस्टिक को बोलते हैं वो भी चटकार है। कपड़ों का रंग चटकार है, आलता चटकार है, मांग का सिंदूर इतना नाक से ऊपर मांग तक होता है, वो चमकता रहता है, सब कुछ चमकता है। हमारी जो भावनाएं भी बहुत उत्तप्त हैं। तो अब हमारे जो शादी ब्याह में जो गीत होते हैं, जो गाली गाए जाते हैं, अगर गौर से सुनिएगा तो बचपन में सुनता तो लगता था कि कान में ठेपरी डाल लें। वल्गैरिटी का हाइट है महाराज। और उसमें बालेश्वर राम जैसे लोग का नहीं, भी। बालेश्वर तो छोड़ी, बालेश्वर देखिए वो लोक संगीत सारे पर मैं गई ट्रक ड्राइवर्स, मुझे याद है मैं झारखंड में उस समय धनबाद में होता था, एवरी ट्रक जो ड्राइवर के वो फेमस बालेश्वर राम के कैसेटवा बजता था। तो एनीवे, तो अभी हम लोग लेकिन उसमें भरत शर्मा भी आए थे साथ साथ। जब मैं, मुझे याद है जब मैं एक बार भोजपुरी फिल्म में जब ऐसे अनशन गाने बज रहे थे, उसी दौरान मैं अपनी टीम लेके पटना आया था, तो मैंने भरत शर्मा का गीत सुना था। आई थिंक भरत शर्मा का ही गाया, गोरिया चांद के जोरिया नियर गोर बाड़ू हो, ताहर जोर के हो नहीं के बेजोड़ बाड़ू। कमाल का लिरिक्स है भाई। तो ऐसा भी सृजन हुआ है साथ में। लेकिन नहीं, फिल्मों में क्या हुआ, फिल्म क्राफ्ट चौपट, आपके डायलॉग्स चौपट, गंदगी की पराकाष्ठा, क्योंकि आपका ऑडियंस कौन है। और फिल्म ऑडियंस की बात कर रहा हूं मैं, लोक संगीत की बात नहीं कर रहा हूं। फिल्म की ऑडियंस सिर्फ लेबर क्लास, जो दिन भर करके शारीरिक थकान उसका करके वो हॉल में आ रहा है। हम और आप फिल्म जो हम लोग आलोचना कर रहे हैं, जो इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग के जैसे लोग भोजपुरी फिल्म देखना बंद कर दिए थे। एक तो ऐसे ही हम लोगों में, भोजपुरी संस्कृति वालों में एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है। भोजपुरी संस्कृति वालों में हम लोग, देखिए अंग्रेज हम पर जब काबिज हुए भारत की सभ्यता पर, तो हम लोगों को उन्होंने इंटेलेक्चुअली कंकर किया, हम लोग को कल्चरली कंकर किया। तो हम लोग पराजित लोग थे। हम लोग अंग्रेजों को साहब बोलते थे, गोरे साहब हैं, और हम लोग उनका सब अच्छा। आज भी अगर कुछ साबित करने के लिए मैं अंग्रेजी का कोई कोटेशन दे दूं,
मैं किसी अमेरिकन साइंटिस्ट को बोल दूं या कोई भी गोरा नाम पैट्रिक हेंड्रिक्स फंड्रिक्स कुछ बोल दूं कि भैया इतने बड़े एक्सपर्ट उन्होंने कहा है, कोई पूछने भी नहीं जाएगा कि क्या काबिलियत है उनकी टिप्पणी करने की। हाँ तो सर, ये यहाँ पे थोड़ा सा इंटरवीन करेंगे, तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे हम लोग चले जाएंगे। इस पे मेरा भी पक्ष है और इस चैनल का पक्ष है कि जब 1857 में जो हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, और जो ये जो बैरकपुर जो क्षेत्र था जहाँ पे रिवोल्ट हुई थी, अधिकतर लोग बंगाल और बिहार के भोजपुरी बोलने वाले, क्योंकि वीर रस इधर ही था, यहाँ के लोग थे। अब और इसको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से जब यहाँ से मूव किया गया आर्मी के कंटोनमेंट को फ्रॉम ईस्टर्न रीजन से, तो ये सब कुछ उसमें मिक्स है। इसको हम लोग कभी फिर से करेंगे। अभी समय को देखते हुए दो दो एस्पेक्ट को मैं आपके साथ टच करना चाहूंगा। एक तो है कि असली हम लोग सब मान रहे हैं कि अश्लीलता आई, और जो वट एवर रीजन हुआ, वो अपने मार्केट को केटर कर रही थी, जो कि बंबई में नया मार्केट बना था। इस पे आप अगर नाम ना लेते हुए इसमें जैसे कि पद्मा खन्ना जी को हम लोग ने वी वांट टू रियली गिव ट्रिब्यूट टू दैट लेडी, जो कि किसी और क्षेत्र से थी, उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के लिए काफी काम किया, तो नो हाई रिगार्ड्स फॉर हर कंट्रीब्यूशन। हमारी खुद बिहार की नीतू चंद्रा जी भी हैं, इन लोग ने भी छोटे पैमाने पर कुछ चेंजेस करने की कोशिश की, बट ऑन द लार्जर डिस्कशन मनोज तिवारी जी आज इन्फ्लुएंशियल पर्सन है रिंकिया के पापा वाला गाना लेकर, और या निरहुआ जी हैं या रवि किशन जी हैं, ये लोग सब गवर्नमेंट में हैं आज के डेट में, और इन लोगों ने भोजपुरी सिनेमा को बढ़ाया, जो भी अपने तरह से इन्होंने काफी बढ़ाया, एटलीस्ट एक ब्रांड बनाया। और आज इनका इनका कंट्रीब्यूशन को आप कैसे देखते हैं, और इसको हल्का सा टच कीजिए। और उसके बाद जो मेन मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जो आपका ही बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, which will be kind of a wrap up discussion for this series, because 52 मिनट हो गए। उसमें आपने एक बड़ा अच्छा बोला है कि जो जो बाजार बम्बई में बिहार के लोगों से बना, उत्तर प्रदेश के लोग तो ऑलरेडी थे, लेकिन बिहार के लोगों ने जब ऐड किया और उस तरह की मूवीज बनने लगी, उनके सेंटिमेंट, उनके इमीडिएट रिलैक्सेशन के लिए, जिसमें अश्लीलता आ गई, वहीं पर सर एक एग्जाम्पल है गिरमिटिया ट्राइब्स, जो गिरमिटिया समाज, जो कि वो भी गए इसी तरह से। वो ये अलग बात है कि वो भारत से बाहर चले गए। आज के डेट में अभी प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम ट्रिनिडाद टोबैगो में हुआ था, जहां भोजपुरिया लोग गाना गा रहे थे, और मैं भी कनेक्टेड हूँ गिरमिटिया फाउंडेशन के साथ। गिरमिटिया लोग अभी भी ओरिजिनलिटी और भोजपुरी को मेंटेन रखे, इवन दो उनके पास भी काफी वेस्टर्न कल्चर और कैरिबियन और फिजी आइलैंड का कल्चर था, जो उन्होंने उसको इम्बाइब किया अपने अंदर, लेकिन अश्लीलता नहीं लाने दी। राम और सीता वाला स्टोरी को ही मेंटेन रखा, और शादी विवाह विरह को उन्होंने मेंटेन रखा। तो अब दो इंटरेस्टिंग एनालॉजी है, बोथ वेंट एज अ वर्कर, एक देश से बाहर गए, एक देश के अंदर रहे। एक ने अश्लीलता को एलिजिडली डाला, और एक ने ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखा। आप इसको भोजपुरी सिनेमा के इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखेंगे एज अ स्कॉलर रिसर्चर? इस पर मैं बोलता हूँ, एक दो पॉइंट का मैं मेंशन कर देना चाहूंगा इस पर बोलने के पहले। एक तो है कि भोजपुरी चूंकि ऑडियंस फैमिली यानी बंद हो गई, तो हमें कोई भी प्रोडक्ट बनता है वो मार्केट को देख करके बनता है, तो उन्हीं को लोग केटर करने लगे। और इसमें बहुत बड़ा दोष भोजपुरी के बुद्धिजीवी वर्ग का भी है, हम लोग की, क्योंकि हम लोग भोजपुरी को लेकर के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हैं, हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस में है। इससे हम लोग अपने को बिहारी पहचान करने से बचते हैं। भोजपुरी चार पांच भोजपुरी जो मिल जाएंगे तो भोजपुरी में बात करें, ये अब थोड़ा शुरू हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गायब हो गया था। भोजपुरी संस्कृति से कट ऑफ होकर के अपने को दिखाना। भोजपुरी में कोई न्यूज़पेपर नहीं है, बांग्ला में है, हर भाषा में मिलेगी आपको, भोजपुरी में कोई न्यूज़पेपर नहीं, पढ़ेगा कौन? हम पेरेंट्स आज को डर लगता है कि बच्चा उनका भोजपुरी मत सीख जाए। जब यहाँ भोजपुरी एक चैनल लॉन्च किया गया जी पुरवैया के नाम से, जिसमें मेरी बहुत बड़ी भूमिका थी, वन ऑफ द, तो हम लोगों ने जब शुरू किया तो सर्वे कराया था, तो पूरे बिहार में, मिथिला के रीजन में भी, झारखंड में भी सर्वे कराया था, और बहुत बड़ी सर्वे एजेंसी भारत के, तो पता चला कि सारा परिवार, सारी औरतें, सब लोग भोजपुरी देखना चाहता है, लेकिन दूसरों के सामने ये बताना नहीं चाहता कि भोजपुरी प्रोग्राम देखता है।
जो वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे भोजपुरी देखें। थ्योरेटिकली वो चाहते हैं कि मातृभाषा सीखे, बट वो, अरे हमारा बच्चा भोजपुरी में क्यों बोल रहे हो, डांट दिया। अब हिंदी को लेकर के जब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो भोजपुरी की बात ही छोड़ दीजिए। तो ये भी बहुत बड़ा इसकी भूमिका रही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के न पनपने के कारण एक अच्छी भोजपुरी फिल्म बनाते हैं, कोई सब कुछ मीनिंगफुल में एक फिल्म बनाता हूं मैं, उसको बंबई में दिखाता हूं इनवाइट करने, भोजपुरी भाषी कितने आएंगे देखने के लिए? वो हंस करके रह जाएंगे, सोचेंगे नो आई डोंट वांट टू गेट एसोसिएटेड विद सच लोली थिंग्स। ये सब हम लो क्लास के साथ, वो है ना, भोजपुरी को लेबर क्लास के साथ है। जो यूपीएससी के जो बोलते हैं ना कि आईएएस बन गए लोग, आईपीएस बन गए बिहार के लोग, उन्होंने अपनी पहचान के साथ भोजपुरी एसोसिएट नहीं किया है, लेबर क्लास ने किया, उन्होंने नहीं किया। मुझे तारीफ लोग करते थे, यू डोंट लुक लाइक अ बिहारी। तो मुझे लगता है कि मेरी तारीफ कर रहे हैं। एनीवे, अब हम आएंगे जो आपने प्रश्न उठाया। देखिए क्या हुआ है, अश्लीलता वहां भी आई है जहां की आप गिरमिटिया लोग गए हैं, वहां भी अश्लीलता आई है, वहां भी आया है। वहां भी उन लोगों ने ओरिजिनलिटी में बहुत परिवर्तन किए हैं। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, कैलिप्सो एक विधा है वेस्ट इंडीज की, कैलिप्सो गायन की, उसको इन लोगों ने भोजपुरी में एसिमिलेट करके इतना सुंदर एक विधा लेके, इसको चटनी सॉन्ग बोलते हैं। तो चटनी सॉन्ग, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज बंद है आपकी। कैन यू लिसन? अच्छा, इसको हाँ, चटनी बंद। म्यूजिक बोलते हैं ट्रिनिडाद टोबैगो में, और इसका गीत गवई बोलते हैं मॉरिशस में। जी बिल्कुल, हाँ, बोलिए। नहीं, गीत गवाई अलग है। गीत गवाई बहुत अधिक ओरिजिनलिटी के पास है, लेकिन चटनी इस में कैलिप्सो म्यूजिक को, उसके बीट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। सर और चटनी म्यूजिक, देवी जी जो सिंगर हैं, बहुत फेमस भोजपुरी सिंगर हैं देवी जी, आप नाम सुने होंगे उनका। देवी की पहली शूटिंग मैंने की थी। ओह नाइस, मैं उनसे मिला हूँ, बहुत अच्छा। देवी और उसकी बहन है, दोनों की पहली शूटिंग करने वाला मैं ही हूँ। छपरा में मैं शूट कर रहा था और होली की जोगीरा को शूट कर रहा था, तो उसके पिताजी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के आए थे, उनकी 3 बहनों को। उसकी बड़ी बहन नेहा जो बहुत अच्छी नृत्यांगना उस समय थी। देवी तो खैर, देवी की छोटी बहन है, वो भी अब उतना वो उसने आगे नहीं बढ़ी करियर में, लेकिन बहुत अच्छा गाती है वो। ठीक है सर। तो एक तो ये हो गया, दूसरा आपने बोला फॉर व्यूअर्स, आज भोजपुरी सिनेमा का जो मार्केट साइज है, जो रेवेन्यू है, वो 240 मिलियन यूएस डॉलर है। 240 मिलियन, विच इज अराउंड 2000 करोड़ से ऊपर। तो ये अब पुश ओवर इंडस्ट्री नहीं है। यशवंत जी आगे बोलिए। मैं जस्ट अच्छा, एक बात और मैं बोलना भूल गया कि भोजपुरी फिल्म के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा आ गई। एक बहुत बड़ा माफिया चला आया था बिहार में। उसमें एक ही 2 लोग उसके मुख्य धुरी पर थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो सब लोग मेरे मित्र ही हैं, बड़ा आदर भी करता हूं उनका। उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर ऐसा कंट्रोल किया था कि कोई न फिल्म रिलीज कर सकता है उनके बिना। बिहार में कोई भोजपुरी फिल्म प्रदर्शित नहीं होगी अगर उनके थ्रू वाया हम नहीं गए। कोई थिएटर वाला लगाएगा ही नहीं। ये सिचुएशन हो गया था। आपकी आवाज बंद हो गई है। तो इस माफिया ने बहुत बड़ा अहित किया है और ये पूरा छा गया था। जब हम लोगों ने चैनल शुरू किया और जब हम लोगों ने भोजपुरी फिल्में खरीदनी शुरू की, चैनल होता है ना, तो चैनल बल्क में भोजपुरी फिल्में खरीदता है। तो जो प्रेशर का, जो दबाव का हमको सामना करना पड़ा था कि न रिलेशन, न उससे जल में रह के न मगर से बैर कर सकते हैं और काम भी करना है उसी में, तो वो हम ही लोग को पता है कि क्या झेला है हमने उसमें। मैंने एक बड़ा, तो उसमें इतना प्रेशर था। यहाँ तो दबंगई है ना, यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर जो एग्रीमेंट कर लेते थे हिंदी फिल्मों के साथ भी, मैं कई फिल्मों को बताऊंगा आपको, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, फिर इंडिविजुअल लोगों की बात हो जाएगी। हिंदी फिल्मों के साथ भी यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर ने एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन उसका शेयर पेमेंट ही नहीं कर रहा है। का कर ले वो, का उखाड़ ले वो, आके दिखा रहे ने आवा ना पटना। तो 90s का जो जंगल राज, गुंडा राज था यहाँ पर, उसके बाद भी कंटिन्यू किया है वो इस दबंगई में।
आपको पता है जो शुरू शुरू में तो जो मोबाइल के नेटवर्क्स यहाँ नहीं आते थे, अगर आपको याद होगा यहाँ की कहानी, बिकॉज यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनका शेयर ही नहीं देते थे। लीगल एग्रीमेंट से लड़ते रहा केस में, मुकदमा ना देव का कर लेबो, का उखाड़ लेबो। हाँ तो सर तो ये सब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अब कोई अच्छा प्रयोग करने जा नहीं सकता था। हम लोगों ने बहुत मीटिंग किए थे इस पर, बता रहा हूं आपको, कैलकुलेशंस किए थे। इट वाज इकोनॉमिकली नॉट वायबल फॉर नॉर्मल, उस माफिया से जो लोग अलग हटके थे उनके लिए वायबल ही नहीं था बनाना। और जब तक वायबल वो माफिया खत्म हुई तब तक भोजपुरी की फैमिली ऑडियंस जा चुकी है, वो हॉल में जाती नहीं है। तो अब आज भी मैं बता रहा हूं आपको, आज मैं चलिए एक बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट एक फिल्म मैं बना के लाता हूं या कोई और बना के लाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी की, मैं हॉल में लगा भी दूं, उसको देखने कौन जाएगा? पढ़े लिखे लोग तो जाएंगे नहीं तथाकथित। तो सर रवि तो किशन और मनोज तिवारी जी की मूवी तो हिट होती है बड़ी। नाम मत लीजिए, मैं किसका नाम लेके एनालिसिस नहीं करूंगा। एक्टर वे में बोल रहे हैं, नॉट एक नहीं, देखिए एक्टर का नियंत्रण नहीं होता है, बता रहा हूं आपको मैं, फिल्म निर्माण पर जो पैसा लगाता है वो डिक्टेट करेगा। वो रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो या निरहुआ हो, उन्होंने जो बनाया जा रहा है उसी को बनाते थे ना। वो अगर विद्रोह, मान लीजिए कि निरहुआ या रवि किशन या मनोज तिवारी बोले कि नहीं नहीं नहीं, पहले की बात बता रहा हूँ, शुरुआती दौर में जब हीरो बन रहे थे, वो क्या बोल सकते थे निर्देशक को, निर्माता को कि ऐसा नहीं, ऐसा फिल्म नहीं बनाएंगे, नहीं जाना है तो जाओ। हीरोइनों की जो दुर्दशा, हीरोइन का जो प्री कंसीव्ड हम लोग में जो आइडिया है जिस तरह का, वो नहीं करेगी। अगर वो नहीं वो अश्लील गानों पे डांस करेगी तो जाओ भाई, बहुत सारी लाइन में लगी हुई है यहाँ कपड़े उतारने के लिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वे आउट क्या है फिर? व्हाट इज द वे आउट? अब इसको वे आउट क्या है? वे आउट मुझे अभी दिख रहा है, जो वे आउट में हम लोग, कई लोगों ने बात की है इस पर, कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बहुत बड़ा क्रांति लाई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने बहुत बड़ी क्रांति लाई हुई है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम अगर घर में, लोगों के घर में अच्छा कंटेंट भोजपुरी का घुसा दे, लोगों को चस्का लगा दे, ऑडियंस को, लोग को एंजॉय करने लगे जी, फिर वैसी फिल्में जब हॉल में आएंगी तो लोग जाएंगी, या ओटीटी पर ही, अब तो डिजिटल का जमाना है, धीरे धीरे हॉल खत्म हो रहे हैं। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत बड़ी क्रांति लाई जा सकती है। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था जब हमारा जो हम लोग का जो चैनल था, जो हम लोगों ने यहाँ अभी भी चल रहा है वो चैनल, जिसमें उस चैनल के 2 अंग थे। जब हम लोगों ने उसको लॉन्च किया था 2014 में जनवरी में, उसमें एंटरटेनमेंट भी था और न्यूज भी था। तो एंटरटेनमेंट में मैंने एक प्लान बनाया था कि मैंने कई प्रोड्यूसरों से भोजपुरी फिल्म चलो की बात भी की थी कि आप फिल्म बनाइए और उसको हमें दीजिए, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, आपकी फिल्म को टेलीकास्ट करेंगे, इतनी बार टेलीकास्ट करेंगे, लेकिन पहले स्क्रिप्ट पर जो फिल्म क्या है आपकी प्रोजेक्ट की, वो हमसे अप्रूव करवा लीजिए। तो हम लोग उस पर क्वालिटी उसकी, मतलब उसमें अश्लीलता वगैरह से निकाल, उसको हम लोग एंटरटेन नहीं करते, एक बेसिक क्वालिटी उसकी मेंटेन करते, उसको एश्योर कर देते कि आप हॉल में नहीं भी जा रहे हो तो हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां से आपका रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए शरद मोहन, आपने एक फिल्म बनाई 50 लाख में, आप माफिया के चलते हॉल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, मैं उस समय की बात बोल रहा हूं, आज से ये 10-11 साल पहले की बात है। तो मेरी जो योजना थी वो ये थी कि आप अगर फिल्म बनाएं तो वो फिल्म को, मैं आपको बिल्कुल पहले से ही गारंटी रहेगी कि वो फिल्म मेरे प्लेटफॉर्म पे, मेरा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे चैनल का, उस पर आप आइए और आपको दिखाई जाएगी, इतने बार रिपीट टेलीकास्ट चलेगी, उससे जो एड रेवेन्यू जनरेट होगा उससे आप कमाइए। तो हमारा प्लान था कि उसका जो बोलते हैं ना कि जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कम से कम उसको आ जाए, और बाकी फिर जब वो जाएगा अपने म्यूजिक राइट्स बेचेगा, जो भी कर रहा है उससे वो प्रॉफिट में जाए। तो इसके जरिए क्या होता कि अच्छी फिल्में आनी शुरू होती और पब्लिक को देखने को मिल रहा है। तो पब्लिक को, देखिए फिल्म निर्माता हमेशा एक बात बोलते हैं कि हम लोग ऑडियंस के पसंद के हिसाब से फिल्म बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है, ये बात सही है
लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि हम आदत क्या चटनी चटा रहे हैं। ड्रग डीलर क्या करता है, नया ड्रग लाके धीरे धीरे उसको फ्री बांटता है, ठीक है। तो यशेंद्र जी चस्का लगाता है, फिर वो बिकना शुरू हो जाता है। तो ठीक जब लोगों को पता चलेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के द्वारा हम्म कि भोजपुरी में भी स्तरीय हम्म, कंटेंट आ रहा है, जो लोग ऑडियंस है, बहुत बड़ा ऑडियंस है भोजपुरी का, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, बिल्कुल। जो लोग भोजपुरी भाषी, भोजपुरी संस्कृति के या अन्य संस्कृति की भी, भोजपुरी ऐसी भाषा है, देखिए भोजपुरी के सक्सीड करने का, और जो मैंने कहानी बताई कि शुरुआती दौर से जब सत्य हरिश्चंद्र पहली डायलॉग वाली फिल्म बनी थी, तभी से हिंदी फिल्मों में भोजपुरी गीतों का, भोजपुरी किरदारों का, भोजपुरी डायलॉग्स का प्रयोग होने लगा था। हम्म क्यों? कि भोजपुरी क्या है ना, भोजपुरी हिंदी से दूर नहीं है। हम्म तो एक पंजाबी भाषी, गुजराती भाषी, मराठी भाषी भी भोजपुरी को एसिमिलेट कर लेता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से हम लोग पंजाबी को कर लेते हैं। पंजाबी भी हिंदी से बहुत दूर नहीं है। हम्म पंजाबी के हम लोग बहुत सारे जो गाने सुनते हैं उसके हम लोग अर्थ नहीं समझते हैं, बट हम लोग उसको ग्रहण करता है हिंदी फिल्म ऑडियंस आराम से। तो भोजपुरी ही वैसी भाषा, ठीक है। तो सर बांग्ला को, गुजराती को शायद नहीं लेगा, लेकिन पंजाबी और भोजपुरी को ले लेगा। इसीलिए यही कारण है कि भोजपुरी में जो अच्छे अच्छे ट्यून से बने जो गाने हैं, कुछ गाने बहुत लोकप्रिय हुए हैं। और देखिए ये जो हमारा जो माइग्रेंट लेबर है, ये हर जगह फैला हुआ है भारत में। ये जब गाने बजाता है, ये सारे गाने बजाते हैं, अच्छे अच्छे ट्यून्स भी आते हैं। जब थोक भाव में काम होता है तो सारे काम गलत नहीं होते हैं ना, उसमें कुछ अच्छे भी आते ही हैं, कुछ अच्छी फिल्में भी आती हैं। भले कोई वर्ल्ड क्लास फिल्म नहीं आई है, लेकिन कुछ अच्छी साफ सुथरी फिल्में भी आई हैं इसमें। ठीक है, ठीक है तो यशेंद्र जी। तो हम लोग तो इन लोगों ने तो अब अगला दौर, हमें अगले दौर की प्रतीक्षा है। रवि किशन, मनोज तिवारी, इन लोगों का दौर जो है, हम्म जो ये आगे निकल, अब इसके बाद के दौर की प्रतीक्षा है अगली क्रांति की, भोजपुरी। हाँ, तो फ्रेंड्स आपने देखा 1 घंटे हो गए और कैसे समय वक्त निकल गया। डेफिनेटली हम लोग इस पे और आगे बात करेंगे, बहुत कुछ बोलना और सुनना है। लेकिन जैसे हमारे चैनल का एक टैगलाइन है, ना और ना छोर पर ना करेंगे बोर। तो अब यशेंद्र जी फिल्म मीडिया से आते हैं, यशेंद्र जी डायरेक्टर रहे हैं। यशेंद्र जी, आपके लिए इसी कॉन्टेक्स्ट पे एक प्रश्न है, कृपया इसको आंसर जरूर करिए। अगर फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, आपको दो महान एक्ट्रेस पे अगर आपको फिल्म बनाना है, एक मधुबाला जी और एक आलिया भट्ट जी, आपका अप्रोच क्या रहेगा, कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले बताइए कि आपके हिसाब से ये दोनों कैरेक्टर उस गाने के लिए फिट हैं, या कोई थर्ड नाम आपके जेहन में है? और नहीं, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा। आपने जो ऑप्शन दिए उसमें दोनों में से मुझे लगता है कि इस गाने के लिए आलिया भट्ट ज्यादा बेहतरीन रही। शी इज अ कैसे वेरी आप फाइन एक्ट्रेस। उनको कैसे आप डायरेक्ट करेंगे, कैसे आप भोजपुरी में समझाइए उनको। हम बता रहे हैं, सपोज यू एज अ डायरेक्टर उनको बता रहे हैं ये तो गाने का। ये देखिए, ये आपको आपको देखिए, ये सब चीजें ऑन द स्पॉट आती हैं जब हम लोग किसी भी एक्ट्रेस के साथ या एक्टर के साथ काम करते हैं। तो उसके साथ स्पॉन्टेनियस आता है, उसके क्या है, वहां पे वो स्पॉन्टेनियस आता है। ये कुछ वो लिखा हुआ कोई नियम नहीं फिर होता भी कुछ किससे बोलिए कैसे बात कर। दर्शकों के लिए, मनोरंजन के लिए बोल दीजिए। देखिए उसमें क्या होता है, यहाँ तो देखिए उसको तो लिपसिंग करना है, और जो हमारे म्यूजिक जो बीट्स होते हैं, कोरियोग्राफर का काम होता है डांस उस पे बनाना। और यहाँ पर क्या होता है ना, ये सब गानों का जो डायरेक्शन, वो कोरियोग्राफर पहले कोरियोग्राफी करता है उस गाने की। कोरियोग्राफी करेगा डायरेक्टर के अनुसार कि हम क्या लाना चाहते हैं। तो जो भी है, जो भी डायरेक्टर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी अच्छे डायरेक्टर होंगे, जिसको भोजपुरी संस्कृति का पता है, तो भोजपुरी संस्कृति के जो नृत्य के मूवमेंट्स हैं, या भोजपुरिया जो अदाकारी है, भोजपुरी नृत्य में कुछ देखिए, जो नाच करते डांस करते समय भी कुछ मुद्राएं हैं, कुछ पोजेस हैं जो टिपिकल आपको भोजपुरी से कनेक्ट कर देंगी। वो सब उस कोरियोग्राफर को बता करके वो सब हम लोग डलवाएंगे उस उनके मूवमेंट्स में। जो हीरो हीरोइन जो भी जो अभिनय कर रहा है, वो देखिए यही यही जो बनाने वाला निर्माता की बात छोड़िए, निर्देशक जो विशेषकर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, विशेषकर निर्देशक यदि उस संस्कृति से वाकिफ है जिस भाषा में वो फिल्म बना रहा है,
तो सर उस उन वो उन तो हो गया उस कि बेस्ट प्रैक्टिस है। आप खुद आप उस सांस में हैं। अभी आप डायरेक्टर यशेंद्र जी कैसे बताइहन अपन आलिया भट्ट के कि फुलौरी बिना चटनी का होता, चटनी माने वो सॉस समझ जाएंगी तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सब तो छोटी बातें हैं। ये सब तो देखिए कोई भी समझा देता है किसी भी एक्टर को, और आजकल के जो बड़े प्रोफेशनल होते हैं हर शब्द को वो समझ के करेंगे। लेकिन क्या मैं बता रहा हूँ कैसे बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई निर्देशक अगर किसी एक्ट्रेस को बोल बोल के ऐसे वो कर। मेन बात है कि कोरियोग्राफर, में बोला ना, अब जब डांस की बात कीजिएगा तो रिदम पर उसके मूवमेंट के, जब कोरियोग्राफर को पहले बताया जाएगा कि कैसे किस तरह के मूवमेंट्स, किस तरह के पोस्चर्स उनको चाहिए वो एक्टर एक्ट्रेस के द्वारा, उसके बाद उस गाने का जो भाव है ये डायरेक्टर कन्वे करता है अभिनेत्री को या अभिनेता को कि क्या भाव है उसमें, क्या चहक है। जैसे एक कोई गीत होता है सामान्य गीत, देखिए आशा भोसले कैसा उसको उसको मुर्की एक लेके आती थी, एक फ्लेवर लेके आती थी उसमें। तो एक सामान्य लता मंगेशकर और आशा भोसले में क्या फर्क है? एक प्योर, जैसे एक प्योर थी, और एक उसमें जो आशा भोसले का एक हल्का सा जो ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं उनकी गायकी में जो है, जो एक, तो ठीक। वो जो चीज है वो अगर वैसी चीजों को बताना पड़ता है आपको। म्यूजिक डायरेक्टर हमेशा सिंगर को बताएगा कि यहाँ पर क्या मुर्की लेनी है, ठीक यहाँ है। पर कैसे किस तरह से उसको थ्रो कैसे आएगा। तो ये सब तो व्यक्तिगत रूप से होता है, कौन कैसे क्या समझता है। और आजकल के अभिनेता अभिनेत्री खुद भी बहुत स्टडी करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली निर्देशक अगर चाहेगा ना, जैसे देखिए होता क्या था, पद्मा खन्ना आई थी पंजाब से। पद्मा खन्ना वजह पंजाबी ना जी। बेसिकली। जी। तो सर पे आंचल आंचल का पल्लू कैसे रखना है, कैसे सरकाना है, सरक रहा है तो उसको कैसे बिहार की औरत होती है भोजपुरी संस्कृति की, वो उसको मेंटेन करती है आंचल को। साड़ी का जो सीधा पल्लू है, अगर सीधा पल्लू और पहन रही है कोई औरत तो कैसे करेगी, वो सीधा पल्लू रहेगा कि टेढ़ा पल्लू रहेगा। ये सारी चीजें जो होती है ना पूरी टीम बताती है, विशेषकर निर्देशक का काम है। निर्देशक का विजुअलाइजेशन में वो रहना चाहिए कि वो क्या देखना चाहता है। ठीक है सर। और बिल्कुल। कुछ मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि हाल के वर्षों में कुछ अटेम्प्ट्स हुए हैं हम्म। भोजपुरी फिल्म में कुछ लाने का, लेकिन मैंने क्या देखा है कि इन कोशिशों में एंटरटेनमेंट कोशेंट को हटा दिया गया। विषय से नहीं होता है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे सिनेमा इज एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेन आप कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत नहीं है, बहुत सहज भाव से ही आप एंटरटेन किया जा सकता है। और इसको जब दर्शक जानने लगेंगे भोजपुरी का जो बहुत बड़ा जो ऑडियंस है उसको पता चल, जो एंग्लिसाइज्ड है, जो हिंदी भाषी है, जो विदेशों में रहता है, एनआरआईज हैं, ये सब जान जाएं कि भोजपुरी में भी ऐसी क्वालिटी आने लगी है, तो फिर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी फिल्म निर्माण में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है। ठीक है यशवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मुझे मुझे पता है आभार। कि मुझे पता है कि आप, अब ठीक है मैं रैप अप करता हूँ। मुझे पता है कि आप बच गए उस मनोरंजन वाले प्रश्न पे, लेकिन अगर वो प्रश्न मुझसे अगर पूछा जाएगा तो भाई मैं यही बोलता कि मैं आलिया भट्ट जी को यही बोलता कि जो वो गाना याद कीजिए। पहले तो मैं एक समोसा ऑर्डर करता और समोसे उनको खिलाता। आई थिंक मुंबई की हैं तो उनको वड़ा पाव समोसा अच्छा लगता। ऑब्वियसली 5 सितारा होटल से ही मंगवाता। लेकिन उनको बोलता कि भाई जैसे समोसा में रहेगा आलू, जैसे वैसे बिहार में रहेगा लालू। तो सिमिलरली आप एनालॉजी लगाइए कि फुलौरी के बिना चटनी कैसे बनी। तो मेरा वो थोड़ा अप्रोच होता है। ये मनोरंजन के लिए बोल रहे हैं, कोई लोग अन्यथा ना लें। मैं किसी पॉलिटिशियन किसी को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ हमारे बढ़िया है। मनोरंजन रखने के लिए होता। तो वैसे मेरा ध्यान रखिएगा कि लिट्टी विट्टी भी खिला दिया कीजिएगा, ऐसा मौका मिले तो। ये अप्रोच है। तो चलिए, जय भोजपुरिया, जय जय बिहार, जय जय भोजपुरी। पूर्वांचल। उम्मीद कल जाओ कि भोजपुरी फिल्म उद्योग में कुछ परिवर्तन आई। एक से एक बनावे वाला लोग बाटे भरल बा, काबिल लोग, वो लोग जरूर कुछ करी। बिल्कुल। बिल्कुल। जय भोजपुरी। जय भोजपुरी। और सभी गिरमिटिया और सभी हमारे अम, मॉरिशस, फ्यूजी, सभी लोगों को प्रणाम। और जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष हैं, सो मेरे दक्षिण भारत के भाई दोस्त लोग,
तमिल से ज़्यादा भोजपुरी बोला जाता है डिफरेंट देशों में, और कम से कम 2 या 3 या 4 भोजपुरी ओरिजिन लोग दूसरे देश के राष्ट्र अध्यक्ष रहे हैं। जस्ट एन FYI टू भारत। थैंक यू सो मच सर। अब मैं एंड करता हूँ। नमस्कार। 1 मिनट।